7 अक्टूबर 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज़्यादा मिसाइल दागे थे, जिसके नतीजे में 1,000 से ज़्यादा इसराइली हलाक हुए थे। और उसके बाद इसराइल को एक ब्लैंक चेक मिल गया, एक खुली छूट मिल गई कि वो गाज़ा पर कुछ भी करते। इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग जो हो रही है उसकी खुली छूट इसराइल को मिल गई इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस। नतीजा, अब तक इसराइल में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और फ़िलिस्तीन में 3,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जब हम ज़ख्मियों की बात कर रहे हैं तो इसराइल में 3,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और फ़िलिस्तीन में 12,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। बात कर रहे हैं इसराइल गज़ा में जारी जंगी सूरत हाल की। अगर हम इस वक्त की बात करें तो लगातार इसराइल एयर रेड्स की वजह से गज़ा में और यहाँ तक कि वेस्ट बैंक के भी कुछ हिस्सों में लोग मारे जा रहे हैं। अब की जब हम बात करें तो सदर्न गाज़ा में रफ़ा में 30 लोग मारे जा चुके हैं इसराइली एयर रेड में। और वहीं इसराइल का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह की भी कुछ पोजीशन जो कि लेबनान में है वहाँ पर भी उन्होंने हमला किया हुआ है। इस सब के बीच जहाँ पर इंटरनेशनल इंटरवेंशन होना चाहिए हो भी रहा है। आपको बताया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो तेल अवीव पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट अपना इसराइल की तरफ दिखाया हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि इसराइल ने किस तरह से गाज़ा में एक अस्पताल पर हमला किया, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि 500 लोग 500 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स सब लोग शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि उस हमले में 600 यहाँ तक कि 800 लोग भी मारे जा चुके हैं उस अस्पताल में। जहां एक तरफ इसराइल डिफेंड कर रहा है ये कह के कि उन्होंने वो अस्पताल पर हमला नहीं किया था, ये गलती भी जो है गज़ा की है या फिर हमास की है। ऋषि सुनक वो भी तेल अवीव पहुंच चुके हैं, जबकि एक तरह से पूरा सपोर्ट इसराइल को ही मिल रहा है। और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जितने भी यूरोपियन लीडर्स तेल अवीव पहुंच रहे हैं, इसराइल का दौरा कर रहे हैं, वो अपना पूरा सपोर्ट इसराइल को ही दे रहे हैं। और जो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हो रही है गज़ा पर, ये कहकर उसको जस्टिफाई किया जा रहा है क्योंकि ट्रिगर तो पहले हमास से मिला था। लेकिन हमास से ट्रिगर मिलना क्या ये काफ़ी है सिविलियंस पर, बच्चों पर बॉम्ब फेंकने का? बल्कि रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि फॉस्फरस बॉम्ब्स, वाइट फॉस्फरस बॉम्ब्स जो है फेंके जा रहे हैं। लेकिन क्या ये चौंकाने वाली बात भी होगी कि इसराइल जो है गाज़ा पर वाइट फॉस्फरस बॉम्ब से हमला कर रहा है? रिपोर्ट से कह रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन वॉच की जो रिपोर्ट्स है वो ये कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि इसराइल गज़ा पर वाइट फॉस्फरस बॉम्ब से हमला कर रहा है, ये पहले भी हो चुका है। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जितने भी हमले इसराइल कर रहा है वो वॉर क्राइम में शामिल होते हैं। इस बीच जो हालात गाज़ा में बने हुए हैं उसको किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? पहले ही इसराइली आर्मी ने, इसराइली ऑफिशियल्स ने ये करार दिया था कि गज़ा को पूरी तरह तबाह किया जाएगा। गज़ा में नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो वाटर, जैसे कि वहाँ पर इंसान मौजूद ही नहीं है। पर इसराइल का यही तो कहना था। अगर ऑफिशियल्स के बयान भी, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुने तो वो यही कहते हैं कि वहाँ पर इंसानुमा जानवर मौजूद है, यानी कि वहाँ इंसान नहीं है, जानवर है जिनको ख़त्म करना है। बच्चों के हवाले से क्या कहना है इसराइली ऑफिशियल्स का? उन्होंने कंपैरिजन भी किया तो कुछ इस तरह से कि इसराइल में जो बच्चे हैं दे द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, और गज़ा में जो बच्चे हैं चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। अब जो गज़ा में किया जा रहा है ये नस्ल कुशी है, लोगों को साफ तौर पर मारा जा रहा है, एक नस्ल को तबाह किया जा रहा है। इस बीच जहां कोशिश की जा रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास करने की कि जहां पर सीज फायर लग सकता है गज़ा इसराइल के बीच में, तो उसको रोकने वाला कौन था? इकलौती कंट्री जिसने वेटो किया वो था यूएस। दूसरी तरफ यूएस ये भी कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है गज़ा में पहुंचना चाहिए। बावजूद इसके यूएस जो है वेटो कर देता है यूएन के रेजोल्यूशन को जो कह रहा है कि सीज फायर लगना चाहिए। ऐसे में जो हालात गज़ा में बने हुए हैं वो बेहतर किस तरह से हो सकते हैं? क्या वहाँ पर लोग नहीं मौजूद? क्या वहाँ पर इंसान मौजूद नहीं है? लगातार ये कहना कि इसराइल जो है अपने आप को डिफेंड कर रहा है, क्या उससे वो एक राइट मिल जाता है, एक लाइसेंस मिल जाता है जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उन पर इस तरह से बमबारी करने का, उनको लगातार मारते रहने का?
पर गाज़ा में ये हालात कोई नए भी नहीं है। गाज़ा को पहले से ही एक ओपन एयर प्रिजन कहा जाता रहा है, बल्कि कई तो ये भी कहते हैं कि ये एक सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है। पर जब हम हमास की भी बात करते हैं तो हमास के पास इस कदर इतना पावर आया कहाँ से? इस्राइल, जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकतवर इंटेलिजेंस है, मोसाद, वो इतनी बड़ी नाकाम कैसे हो गई ये जांचने में, ये परखने में, ये भांपने में कि 7 अक्टूबर को हमास हमला करने जा रहा है। और हमास को बढ़ावा देने वाला भी खुद इस्राइल। 1980s में न्यूयॉर्क टाइम्स पर जो इंटरव्यू शाया हुआ था, उसमें साफ तौर से इस्राइल के बड़े ऑफिशियल ने ये बयान दिया था कि इस्राइल ने ही हमास को फाइनेंशियली फंड किया था। तो हमास को यहाँ तक लाने वाली भी खुद इस्राइल ही है। और अब इस्राइल के पास आगे गज़ा के लिए प्लान क्या है? बल्कि खुद नेतन्याहू को भी नहीं पता कि आगे चल के गज़ा के लिए क्या उनका प्लान है, क्या करने जा रहे हैं। बल्कि ये कह के टाल दिया जाता है कि पोस्ट वॉर गज़ा एक ग्लोबल इशू है और पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर अब भी इस्राइल का साथ देते हुए चुप बैठी हुई है, सिर्फ ये कहते हुए कि हाँ बस ह्यूमैनिटेरियन एड गज़ा तक पहुंचना चाहिए। पर क्या इतना काफ़ी होगा? और तब तक वहाँ पर मौजूद लोगों का क्या होने वाला है जो मर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और उन पर बम फेंके जा रहे हैं।